हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है शानदार जानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 2 में हम सभी ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ लिया था और हमें एक फॉर्मूला मिला था V = W/Q। लेकिन उसके पहले वाले लेक्चर यानी इलेक्ट्रिसिटी के फर्स्ट पार्ट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक वाले लेक्चर में हमने क्या सीखा था? I = Q/T। क्या सीखा था हमने? I = Q/T। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि जब हम थर्ड पार्ट में आएंगे तो इस वाले फॉर्मूला यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज वाले फॉर्मूले पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और उन न्यूमेरिकल्स को करने के बाद हम इस चैप्टर के बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जाएंगे जिसका नाम है ओम्स लॉ। देखिए भाई, अगर ओम्स लॉ की बात करें तो अगर बोर्ड के पिछले 10 साल की बात करें और आगे आने वाले 10 साल के पेपर की बात करें तो आगे आने वाले 10 साल में भी 3 सेट बनेगा और जो 3 सेट बना है अभी तक पिछले 10 सालों में, तो उन 3 सेट के कम से कम एक सेट में ओम्स लॉ से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सवाल तो बनना फिक्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, ओम्स लॉ को करना कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ गए। तो आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा ताकि ओम्स लॉ का कंसेप्ट बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में छप जाए। उसके पहले हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके न्यूमेरिकल्स को करते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आपके मन में एक चीज और आ रहा होगा कि सर क्या ये जो न्यूमेरिकल्स आप करा रहे हैं यही न्यूमेरिकल्स मतलब इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले हैं क्या? मैं कहूंगा कि इतने इजी तो नहीं, लेकिन जो न्यूमेरिकल्स जिस टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे उन न्यूमेरिकल्स तक पहुंचने के लिए हमें इन न्यूमेरिकल्स से होकर के जाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूं, इमेजिन कीजिए कि आपके घर की कोई सीढ़ी है और यहाँ पर आपका कोई फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जो भी है। अगर आपको इस फ्लोर पे पहुंचना है तो इस सीढ़ी से होकर के तो जाना ही पड़ेगा। 4-5 जितनी भी सीढ़ियां होंगी, सबसे पहले वाले स्टेप यानी कि स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। तो उन न्यूमेरिकल्स तक का जो आपका अप्रोच होना है वो अप्रोच क्रिएट करने के लिए मुझे इन बेसिक सवाल को तो आपको कराना ही पड़ेगा। देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूं कि सबसे पहले आपकी थियोरी कंप्लीट करा दूं, उसके बाद न्यूमेरिकल्स के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स आपके लाइफ के सबसे इजी न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं क्लास 10 के लिए। मैं बता देता हूं, मेरे पर सिर्फ इतना विश्वास करके चलिएगा। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल में क्या लिखा हुआ है? हाउ मेनी एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट बैटरी, यहाँ पर कहने का क्या मतलब? यहाँ तक अभी तक आपको क्या पता चला है? सवाल पढ़ने से आपको इतना पता चला होगा कि हाउ मच एनर्जी, अभी छोड़िए इसको, क्या पता चला, क्या क्या चीज गिवन है इस पर फोकस करते हैं ना कि क्या क्या चीज गिवन है। गिवन हमारे पास क्या है? ईच कूलम का मतलब क्या? हर एक कूलम के बारे में बात कर रहा है। ईच कूलम का मतलब क्या? हर एक कूलम की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी, यानी कि वोल्टेज भी आपको क्या दिया हुआ है? 6 वोल्ट दिया हुआ है और चार्ज आपको कितना दिया हुआ है? 1 कूलम दिया हुआ है। बोलिए भाई, बात क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है आपसे हाउ मच एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या? एनर्जी का मतलब वर्क डन आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, मैं आपको कहूंगा, अभी तक पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ इतना पढ़ा था कि ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया था V = W/Q, ये वोल्ट क्या है? ये 1 कूलम चार्ज को किया गया वर्क डन ही है। वर्क डन जूल में होता है, एनर्जी भी जूल में होता है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, अगर किसी के साथ बैटरी लगी हुई है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है? वर्क डन करता है, चार्ज को धक्का देता है करंट पास कराने के लिए। जितने ज्यादा वोल्ट की बैटरी लगी होगी उतने ज्यादा करंट मिलेगा हमको। यही तो हमने पढ़ा था, जितने ज्यादा वोल्ट की बैटरी लगी होगी उतने ज्यादा तो हमको करंट देखने के लिए मिलेगा। आइए बात करते हैं किसके बारे में इधर? हाउ मेनी एनर्जी। अब सीधा सीधा हमारे पास फॉर्मूला है V = W/Q। तो V की जगह पर हमारे पास क्या है? V की जगह पर हमारे पास है 6 और W की जो हमें कैलकुलेट करना है, W की जगह पर E या फिर W हम E रख देते हैं क्योंकि एनर्जी पूछा है। E रख दे, W रख दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चार्ज कितना है हमारे पास? चार्ज हमारे पास 1 कूलम। तो इसका मतलब साफ साफ हमें क्या पता चल रहा है? 1 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 6 जूल की एनर्जी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगी। 6 जूल एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इज मूव्ड फ्रॉम A to B। एक इलेक्ट्रॉन है, पॉइंट A से पॉइंट B पर जाता है, पॉइंट A से पॉइंट B पर जाता है। एन इलेक्ट्रॉन इज मूव्ड फ्रॉम A to B। एक कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन पॉइंट A से पॉइंट B पर जा रहा है।
when with energy consumed by electron is equals to 400 जूल। यानी कि ये एनर्जी कितना कंज्यूम कर रहा है, एनर्जी मतलब कि वर्क डन कितने का हो रहा है भाई, 400 जूल का हो रहा है। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हमें पूछ रहा है, लेकिन चार्ज क्या है भाई, हमारे पास तो यही फॉर्मूला है ना, हमारे पास तो यही एक फॉर्मूला है क्या, V इज इक्वल्स टू क्यू बाई V इज इक्वल्स टू W बाई क्यू। बोलिए भाई, हमारे पास तो यही एक फॉर्मूला है। तो सर हमारे पास तो ये E पता यानी कि W पता है, V पूछ रहा है, इसके लिए तो हमें Q पता होना चाहिए। भाई Q दिया है आपके पास, हिंट देखो ना क्या हिंट दिया है कि एन इलेक्ट्रॉन इज मूव्ड, एक इलेक्ट्रॉन मूव करा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। आप कहेंगे कि भैया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का चार्ज होता है, इतना आपके पास क्या है, चार्ज है। अब देखिए बहुत लोगों के मन में आएगा कि सर इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो जब भी न्यूमेरिकल लगाना होता है नेगेटिव पॉजिटिव से फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ आपको चार्ज का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड कितना है हमारे पास, अब देखिए हमें इस सवाल को क्या करना है, आगे सॉल्व कर देना है। देखिए सवाल को आगे सॉल्व करेंगे, V इज इक्वल टू क्यू बाई टी, हमें V पूछ रहा है, लेकिन हमारे पास एनर्जी कितनी है, वर्क डन कितना हो रहा है, वर्क डन हमारे पास 400 जूल का फॉर्मूला रख रहा हूँ, इस फॉर्मूले पे वैल्यू रख रहा हूँ। चार्ज हमारे पास कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, 10 टू द पावर -19 को जब ऊपर भेजा जाएगा तो ये हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर +19। बोलिए बात क्लियर है, आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। अब देखिए यहाँ से जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, पॉइंट हट जाएगा तो ऊपर 10 एक और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलिए बात क्लियर है, आप कहेंगे कि हाँ जी क्लियर है। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या 20, क्योंकि यहाँ पर 10 की पावर 19 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 है, तो ऐड हो जाएगा, बेस सेम है तो यहाँ पर 16। अब देखिए 4 से इसको काटूंगा 100, 4 से इसको काटूंगा 4, फिर 4 से इसको काटा 4 1 जा 4, 4 से इसको काटा 25, यानी कि इसके बाद का स्टेप हमारा क्या होगा, आइए यहाँ देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 25 इंटू 10 टू दी पावर 20, एक पॉइंट इधर लाना होगा तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 टू दी पावर 21 वोल्ट। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, जब एक इलेक्ट्रॉन को ए से बी तक लाने में कितने पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा होगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर 21 वोल्ट। क्या होगा 10 टू द पावर 21 वोल्ट। चलिए अगला न्यूमेरिकल पे चलते हैं, चलिए भाई शुरू करते हैं। देखिए अगला न्यूमेरिकल्स हम लोगों के पास आ गए हैं। अगले न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है कि अ करंट, देखिए न्यूमेरिकल लगाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या क्या गिवन है वो देखना है। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि I इज इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर दिया हुआ है, इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब का मतलब क्या कि जैसे इतना समझिए कि कोई आपके पास ये इलेक्ट्रिक बल्ब है और यहाँ पर आपके पास एक ये पतला सा वायर होता है, यहाँ पर ये जो पतला सा वायर आपका यहाँ पर दिख रहा है इसी को फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब बोला जाता है। ये उसी में आपको करंट कितना है दिया हुआ है, उसी में आपको करंट दिया हुआ है 0.5 एम्पियर का फॉर 10 मिनट्स, यानी कि टाइम आपको दिया हुआ है कितने मिनट्स का, 10 मिनट्स का। देखिए टाइम, मिनट आपको अच्छा लगता है क्या, मिनट आपको अच्छा नहीं लगता है, मतलब कहने का क्या है कि मिनट आपको अच्छा नहीं लगता है का मतलब कि टाइम का असाइन, ये करंट का असाइन एम्पियर तो होता है लेकिन टाइम का असाइन ये मिनट नहीं होता है, सेकंड होता है। तो एक सेकंड में 60 मतलब एक मिनट में 60 सेकंड होता है, तो आपके पास यहाँ पर सेकंड कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 600 सेकंड, यानी कि टाइम आपको कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 600 सेकंड। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओ हो, सिंपल सा फॉर्मूला हम लोगों के पास है, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। इसके ऊपर हम लोगों को क्या करना है, डिस्कस करना है। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी पर बात करते हैं, ठीक। तो देखेंगे हम यहाँ तक हमको क्या पता चल रहा है, हमें साफ साफ पता चल रहा है I है, T है, Q पूछ रहा है, सीधा सीधा फॉर्मूले पे सवाल है भाई। I हमारे पास कितना दिया हुआ है, I है हमारे पास 0.5 एम्पियर का, टाइम कितना है हमारे पास, Q पूछ रहा है, Q को Q ही रहने देंगे क्योंकि चार्ज पूछ रहा है। टाइम हमारे पास कितना है भैया 600 सेकंड, 600 सेकंड। अब देखिए 600 इधर डिवाइड में इक्वल टू किधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 0.5 मल्टीप्लाई 600 इज इक्वल टू Q। तो कहने का मतलब कि 600 में जब 0.5 का या फिर आधा का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 300 कूलम। 300 कूलम का चार्ज रिक्वायर्ड होगा 0.5 एम्पियर करंट करने के लिए एक इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में, जब 10 मिनट्स के लिए हो हमें 0.5 एम्पियर का करंट अप्लाई किया गया जाएगा। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है कि हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन, यानी कि साफ साफ पता चल रहा है
कि हाउ मच वर्क इज डन, वर्क पूछ रहा है कि कितना वर्क डन किया गया होगा। वर्क डन के लिए अभी तक हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा, V इज इक्वल टू W/Q। इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, चार्ज भी दे दिया है कितना, 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स, अक्रॉस 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच में 2 कूलम चार्ज को कितना वर्क डन करना पड़ेगा जब उसके पास वोल्टेज कितने का होगा, वोल्टेज कितने का होगा, हमारे पास वोल्टेज यानी कि V 12 वोल्ट का होगा। सवाल पूछ रहा है 2 कूलम का चार्ज है, यहां से उठा के यहां तक रखने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा जब वोल्टेज हमारे पास 12 वोल्ट होगा। हमारे पास फॉर्मूला है क्या, फॉर्मूला है हम लोगों के पास V इज इक्वल्स टू Q बाई V इज इक्वल्स टू W/Q, V इज इक्वल्स टू W/Q। ये वर्क डन यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कितना है 12 का, चार्ज हम ये वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है, चार्ज हमारे पास कितना है 2 का, इधर आएगा तो 12 2 जा 20 24 ये वर्क डन के बराबर होगा। वर्क डन की यूनिट क्या होगी तो 24 जूल। आई होप कि चीजें क्लियर हो गई होंगी। न्यूमेरिकल्स, फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं। अब इस चैप्टर के जब हम लोग ये चैप्टर बिल्कुल एंड कर रहे होंगे तब हम समझेंगे डियर स्टूडेंट्स कि हमारे एग्जाम में कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है। न्यूमेरिकल्स ये मैंने आपको सीढ़ी अभी यहाँ पर बना दिखा था ना, ये न्यूमेरिकल्स के पहले स्टेप हैं। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात करेंगे कि न्यूमेरिकल्स पे हम लोग कैसे महारत हासिल करेंगे। चलिए हम चलते हैं अब अपने आज के टॉपिक पर। तो चलिए भाई, आज का हमारा जो नेक्स्ट आज का नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है सर्किट डायग्राम। देखिए ओम्स लॉ समझने के लिए आपको सर्किट डायग्राम का जानना जरूरी है, लेकिन अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी की बात करते करते एनसीईआरटी की बात करें तो जब एनसीईआरटी की हम बात करते हैं तो एनसीईआरटी में हमने जो न्यूमेरिकल पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बाद हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। ठीक है, सर्किट डायग्राम क्या होता है। सर्किट डायग्राम समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स कि सर्किट क्या होता है। हमको एक बात बताइए, बात क्या बताइए, सुनिए पहले कि सर्किट एक टाइप का पाथ है जहां पे करंट फ्लो हो सकता है। क्या कहा मैंने, सर्किट एक टाइप का पाथ है जहां पर करंट फ्लो हो सकता है। इमेजिन कीजिए आपके सामने, मेरे सामने तो लाइट जल रही है, आपके सामने भी लाइट जल रही होगी, तो इस लाइट का एक सर्किट होगा जहां से करंट जा रहा होगा लाइट में, फिर करंट वापस आ रहा होगा, यानी कि सर्किट एक कंप्लीट हो रहा होगा। इमेजिन यहाँ से करंट जा रहा है इस लाइट के पास जा रहा है, और लाइट के पास जा रहा है, मतलब इस लाइट यानी कि बल्ब के पास जा रहा है, तो बल्ब के पास करंट जाने के बाद यहाँ पर भी करंट आ रहा होगा। अगर ये स्विच मैं ऑन कर देता तो ये बल्ब ग्लो कर जाता। जैसे यहाँ पर मैंने स्विच ऑन किया तो ये बल्ब ग्लो कर रहा है। बोलिए भाई, यहाँ पर मैंने स्विच ऑन किया, बैटरी लगाया, करंट मतलब वायर लगाया, बल्ब ग्लो कर रहा है। यहाँ पर करंट पास कर रहा है, यहाँ पर करंट पास कर सकता है, लेकिन मैंने स्विच ऑफ किया है, तो क्या ये भी सर्किट है, ये भी सर्किट है? तो जी हाँ, ये भी सर्किट है और ये भी सर्किट है। सर्किट का मतलब कि ये एक टाइप का पाथ है जहाँ पर करंट फ्लो हो सकता है। फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, करेगा या नहीं करेगा, ये सवाल ही नहीं है, फ्लो कर सकता है। करंट के पाथ जहाँ मतलब करंट का वो पाथ जहाँ पर करंट फ्लो कर सकता है उसको हम क्या कहेंगे, सर्किट। तो उसी सर्किट को किसी सिंबल के मदद से, जैसे मानने वाला सिंबल, ये बल्ब का सिंबल है, ये सेल का सिंबल है, ये ऑफ स्विच का सिंबल है, ये ऑन स्विच का सिंबल है, तो इन सिंबल्स के मदद से जब हम किसी एक पेज पर डायग्राम बना देते हैं सर्किट का, तो वो क्या हो जाता है, वही सर्किट डायग्राम हो जाता है। इट इज ए स्कीमेटिक डायग्राम। ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट को रिप्रेजेंट करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ कन्वेंशनल सिंबल्स। कन्वेंशनल सिंबल्स का मतलब कि किसी एक चीज का जो हमने सिंबल मान लिया है, जैसे मैं कहूँ सिंबल मान लेने का मतलब कि ये सिंबल किस चीज़ का है, आप कहेंगे कि बल्ब का है। ये मैंने एमीटर का सिंबल आपको बताया कि ये सिंबल किस चीज़ का है, एमीटर का है। ये मैंने आपको बताया था ये सिंबल किस चीज़ का है, तो ये आप कहेंगे वोल्ट मीटर का है। बोलिए भाई, वोल्ट मीटर का है। बोलिए क्लियर यहाँ तक कि नहीं क्लियर है? ये स्विच किस चीज़ का है, ये ऑफ स्विच का सिंबल है। ये वाला जो स्विच है ये ऑन स्विच का सिंबल है। कहने का मतलब कि स्विच का एक और भी सिंबल होता है, ये वाला ऑफ स्विच का सिंबल है, ये वाला
ऑन स्विच का सिंबल है। तो सिंबल के मदद से जब भी हम किसी सर्किट को दिखा देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्किट डायग्राम कहते हैं। आई होप कि चीजें समझ गए होंगे। अब देखिए सर्किट कितने टाइप की होती है, तो सर्किट दो टाइप की होती है, एक है ओपन सर्किट, दूसरा है क्लोज सर्किट। लेकिन थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा। क्लोज सर्किट का मतलब, क्लोज का मतलब क्लोज नहीं होता है, क्लोज का मतलब क्लोज होता है। सर ये क्या कंफ्यूज कर रहे हो सर, थोड़ा ढंग से बताओ, ढंग से समझिएगा। मैंने क्या कहा, क्लोज का मतलब क्लोज नहीं होता है, क्लोज का मतलब क्लोज होता है। मैंने यहां पर आप कंफ्यूज हो गए, क्या मतलब, अगर मैंने कहा क्लोज सर्किट, इसका मतलब कि कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस क्लोज नहीं है। क्लोज का मतलब है कि ये सर्किट क्लोज है। फिर नहीं समझे सर, देखिए समझिए, यहां पर दो टाइप की सर्किट दिख रही है। अगर मैं इसको यहां से करूं, यहां से क्या आप आ जा सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, हाँ जी भैया ऊपर नीचे कर सकते हैं, यहां से इसमें सर्किट के अंदर घुस सकते हैं। यहाँ पर देखिए पॉइंट लगा हुआ है बीच में, क्या यहाँ से सर्किट के अंदर घुस सकते हैं, क्या नहीं घुस सकते हैं। तो सर्किट क्लोज का मतलब कि करंट ऑन होगा, क्लोज का मतलब ये क्लोज नहीं है, मतलब कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस क्लोज नहीं है। देखिए सर्किट क्लोज का मतलब, सर्किट क्लोज कर देता हूं मतलब स्विच ऑन कर देता हूं, स्विच ऑन कर देता हूं का मतलब इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस क्लोज नहीं है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ओपन है। पंखा मैंने क्लोज नहीं किया है, पंखा मैं ऑन कर देता हूं, अगर मैं पंखे का स्विच ऑन कर देता हूं तो क्या पंखा ओपन है, आप कहेंगे हाँ जी ओपन है। तो वही कहने का मतलब कि अगर स्विच मैं क्लोज कर देता हूं, मतलब स्विच ऑन कर देता हूं, तो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस क्लोज नहीं है। क्लोज का मतलब है कि वो सिर्फ सर्किट क्लोज है, समझ गए होंगे आप। तो कहने का मतलब यही कि सर्किट ओपन उसको कहा जाएगा जहां पर स्विच ऑफ होगा, सर्किट क्लोज उसको कहा जाएगा जहां पर स्विच ऑन होगा, सर्किट क्लोज उसको कहा जाएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है अभी, सर्किट इन विच नो करंट इज फ्लोइंग, एक ऐसा सर्किट जिसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अगर पंखा आप ऑफ कर दे रहे हैं तो वहां पर करंट, यानी कि वहां पर कैसा सर्किट है, वहां पर सर्किट ओपन हो गया है, आपने पंखा बंद कर दिया है, बंद कर दिया यानी क्लोज कर दिया है। क्लोज का मतलब कि आपने सर्किट ओपन कर दिया है। सर क्या कंफ्यूज कर रहे हो, समझ गए होंगे उम्मीद है कि, हाँ उम्मीद है कि क्या बहुत ज्यादा टफ चीजें थोड़े हैं, ये रॉकेट साइंस थोड़े ही है, मतलब रॉकेट साइंस का मतलब क्या कि ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि ओपन सर्किट का मतलब एक ऐसा सर्किट जहां पर करंट फ्लो नहीं कर रहा है और जहां पर स्विच ऑफ है, जहां पर स्विच ऑफ है वहां पर ओपन सर्किट होगा। और ऐसा सर्किट जहां पे सर्किट इन विच करंट इज फ्लो, जहां पर करंट फ्लो कर रहा है, मतलब कि बल्ब चल रहा है, बल्ब ऑन है, पंखा ऑन है, वहां पर कि स्विच ऑन होगा, ऐसे सर्किट को कह देंगे कि वो सर्किट क्लोज है। समझ गए होंगे। अब चलिए चलते हैं आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और इलेक्ट्रिसिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ पे। चलिए भाई देखिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और मैं जब भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखता हूँ तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं जब भी देखता हूँ मैं उनको दिल दे बैठता हूँ। मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को जब भी देखता हूँ दिल दे बैठता हूँ का मतलब कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भाई आएगा, इसको दिल दे दो ना दिल लगा लो। इससे भाई कि दिल लगा लो तो क्या होगा, आप ये भी आपसे दिल लगाएगा, ये भी आपसे दिल लगाएगा, आप भी इससे दिल लगाओगे, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन ठीक ठाक होगा, ये टॉपिक आपको आ जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ जाएगा, नंबर बढ़िया आ जाएगा। चलिए ज्यादा फालतू की बातें हो गई, इधर देखिए ध्यान से। ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ है ये आपको पहले से याद है, अभी इसको पढ़िए मत, आप अभी इसको पढ़िए ही मत, बस मेरी बात को सुनिए। ये जो ओम्स लॉ है ना आपको बहुत पहले से ही आता है। मैं आपको अगर बात करता हूं कि देखिए मैं एक बैटरी बनाता हूं, मान लेता हूं कि ये बैटरी किसकी है, निप्पो की बैटरी है, निप्पो, ठीक। मैं इसका ये थोंदड़ू निकला हुआ है तो इधर पॉजिटिव टर्मिनल और ये इधर नेगेटिव टर्मिनल, थोंदड़ू जिधर निकला होता है उधर पॉजिटिव टर्मिनल। अब इधर लेके आए, यहाँ पर एक एमीटर लगाए और इसको इस नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। क्या होगा, मान लेते हैं कि ये एमीटर मेजर कर रहा है 0.5 एम्पियर। अब मेरा सवाल है कि एक निप्पो लगाने से 0.5 एम्पियर का करंट मिल रहा है, तो मैं मान लेता हूं कि मैंने यहां पर लगाया 2 निप्पो, निप्पो निप्पो निप्पो। अब वही मैं करंट यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पहले मैंने एक निप्पो लगाया था, तो 0.5 एम्पियर का करंट बना। मेरा सवाल ये है कि 2 निप्पो लगाऊंगा तो क्या करंट ज्यादा बनेगा,
करंट ज्यादा बनेगा कि कम बनेगा। मान लेता हूं कि ये वाला निप्पो है 1.5 वोल्ट का, ये वाला निप्पो है 1.5 वोल्ट का, यानी कि सब निप्पो है कितना 1.5 वोल्ट का। 1.5 वोल्ट का बैटरी लगाया तो करंट 0.5 एम्पियर आया। 1.5 का 2 एम्पियर लगाया, मतलब 1.5 का 2 निप्पो लगाया तो करंट कितना आएगा, ज्यादा आएगा कि सेम आएगा। जहां तक मुझे उम्मीद है आप भी कहेंगे कि सर ज्यादा आएगा। कैसे ज्यादा आएगा? हमारे पास एक फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था भाई? क्या फॉर्मूला था भाई? हमारे पास फॉर्मूला था V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। ये V क्या था? V ये था कि सर ये जो W वर्क डन है एक कूलम चार्ज पे किया गया वर्क डन ही तो है। कहने का मतलब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है एक कूलम चार्ज को धक्का लगाता है, यानी कि यहाँ पर 1.5 वोल्ट का धक्का लगा रहा होगा। यानी कि ये 1.5 वोल्ट का मतलब क्या कि 1.5 जूल वर्क कर रहा होगा। यहाँ पर 1.5 यानी कि 3, यहाँ पर 3 जूल वर्क कर रहा होगा। तो जो वर्क ज्यादा करेगा उसको एनर्जी भी तो ज्यादा मिलेगी। एनर्जी ज्यादा मिलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कब होगा? जब करंट ज्यादा होगा। बोलिए भाई बात क्लियर है? आप कहेंगे नहीं समझे, नहीं समझे, एक बार फिर से सुनो, फिर से सुनो। मैंने क्या किया? 1.5 वोल्ट का मतलब क्या कि यहाँ पर 1.5 वोल्ट कब होगा? जब 1.5 वोल्ट का वर्क डन किया जा रहा होगा एक कूलम चार्ज पर। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या कि 1.5 वर्क डन किया जा रहा है, तो यहाँ पर 1.5 जूल का वर्क डन किया जा रहा है एक कूलम चार्ज को धक्का देने के लिए। यहाँ पर 1.5 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, तो 3 जूल का वर्क डन किया जा रहा है एक कूलम चार्ज को धक्का लगाने के लिए। तो बताओ यहाँ पर करंट ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा? एक कूलम चार्ज को धक्का एक हाथ से लगाओ तो ज्यादा पावर ज्यादा एनर्जी देखने के लिए ज्यादा करंट पास होगा, कि 2 हाथ से धक्का दोगे तब ज्यादा देखने के लिए मिलेगा? हमारे हिसाब से एक हाथ से जब दोगे, एक हाथ से जब तुम क्या कर रहे होगे, वर्क डन कर रहे होगे अप्लाई, तो इतना करंट मिल रहा। अब 2 हाथ से करेंगे तो ज्यादा चार्ज को भेज पाएंगे। 2 हाथ से करेंगे तो जब ज्यादा चार्ज को भेज पाएंगे, ज्यादा चार्ज को भेज पाएंगे किसी एक फिक्स क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो ज्यादा करंट देखने के लिए मिलेगा। सिंपल सा बात बता, यही तो था ओम्स लॉ, यही तो था ओम्स लॉ। आई होप कि इन चीजों को भी आप समझ गए होंगे बेहतरीन तरीके से कि यही था क्या हमारा ओम्स लॉ। बेहतरीन तरीके से ओम्स लॉ को समझ गए। अब देखिए, पढ़िए यहाँ पर ओम्स लॉ को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड डायमेंशन, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड डायमेंशन ऑफ अ कंडक्टर, जब किसी एक कंडक्टर का डायमेंशन और टेम्परेचर फिक्स कर दिया जाता है तो क्या होता है? करंट फ्लोइंग थ्रू इट। जैसे मानिए कि ये कोई कंडक्टर है, इसका मैंने टेम्परेचर और डायमेंशन फिक्स कर दिया, ना मैं इसका लेंथ बढ़ा रहा हूँ ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा रहा हूँ, तो क्या होगा? इसमें जो मैं करंट पास कराऊंगा, करंट फ्लोइंग थ्रू इट, जो इसके अंदर जो मैं करंट पास करा रहा हूँगा, करंट पास करा रहा हूँगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अप्लाई। मान लिया मैंने कि इसमें कुछ वोल्टेज V अप्लाई कर रहा हूँगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितने ज्यादा वोल्टेज बढ़ाऊंगा करंट बढ़ेगा। अभी मैंने करके दिखाया, बैटरी एक निप्पो, दो निप्पो ज्यादा करंट, एक निप्पो कम करंट। तो वोल्टेज यानी कि जितने ज्यादा आप वोल्टेज देंगे उतने ही ज्यादा करंट भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ये कौन बताता है? ओम्स लॉ। तो कहेंगे भैया ये कौन बहुत महान काम कर दिया इन्होंने, तो मैं कहूँगा कि बहुत महान काम किया था। क्या महान काम किया था, क्यों किया था? देखिए समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मैंने एक ऐसा फोन बनाया है जो फोटो खींच लेता है, टच स्क्रीन है, गाना सुन सकते हैं, आप कहेंगे पागल है क्या? तो वो कौन सा बहुत बड़ा महान काम कर दिया है? आप एक टच स्क्रीन फ़ोन बनाए हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं। आपके मोबाइल से ज़्यादा कैमरा तो अच्छा तो मेरे मोबाइल का कैमरा है जो आप बनाए हैं। तो आप कहेंगे कि मैं कहूँगा कि क्या कहूँगा मैं कि मैंने बनाया है, कोई बनाया है, तुमने बनाया क्या? तो लेकिन मैं थोड़ा हटाइए, मैं कहूँ कि मुझे क्या समझाना था? मुझे ये समझाना था कि अगर मैं यही कहता, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय मैं कहता कि भाई मैंने एक स्क्रीन टच फ़ोन बनाया, तो उस समय लोग कहते कि अरे वाह वाह भाई, वाह 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 वाह। तो ठीक कहने का मतलब क्या? ये बातें कुछ इस टाइम पे कही गई थी। ओम्स लॉ जी ने कुछ ऐसे टाइम पर कहा था इन बातों को, जब लोगों को करंट के बारे में पता ही नहीं था कि जब ये करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तब ओम्स लॉ जी ने बता दिया था। ओम जी ने बता दिया था कि जब ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, जितने ज़्यादा वोल्टेज करेंगे उतने ज़्यादा करंट भी करेगा।
देखिए मैं एक बात बताऊं, इक्विलिब्रियम के बारे में भी आपने सुना होगा कि एक राइट एंगल जो होता है दूसरे राइट एंगल के बराबर होता है। हम बेवकूफ तो है नहीं, उन्होंने भी तो यही बहुत बढ़िया चीज थोड़ा बताया था, लेकिन कुछ ऐसे समय पे बताया था कि जब एंगल हम मेजर ही नहीं कर सकते थे, जब हम एंगल मेजर नहीं कर सकते थे तब उन्होंने बताया कि एक राइट एंगल दूसरा राइट एंगल के बराबर होगा। चलिए ठीक है, समझ गए होंगे ओम्स लॉ किसे कहा जाता है। तो देखिए ओम्स लॉ समझ गए होंगे कि जब हम पोटेंशियल, जितने ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, जितने ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट होगा, जितने ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा करंट होगा। तो ठीक उसी तरीके से जितने ज्यादा वोल्टेज होगा, अब देखिए इन दोनों के बीच में एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। क्या है? दोनों के बीच में एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटाना है तो एक कांस्टेंट लगाना है। कांस्टेंट लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो भैया कांस्टेंट लगाने के लिए प्रोपोर्शनैलिटी हटाना है इज इक्वल टू लगाना है, तो एक कांस्टेंट लेके आना है। क्या कहा मैंने? प्रोपोर्शनैलिटी हटाना है इज इक्वल टू लगाना है, तो एक कांस्टेंट लेके आना है, एक कांस्टेंट लेके आना है। वो कांस्टेंट क्या है? वो कांस्टेंट है आर। ये आर क्या है यहाँ पर? ये यहाँ पर आर क्या है हमारे पास? आर इज रेजिस्टेंस। क्या है भाई? आर इज रेजिस्टेंस। अब कहेंगे कि भैया रेजिस्टेंस का हिंदी अनुवाद तो रुकावट होता है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, रेजिस्टेंस का हिंदी अनुवाद रुकावट ही होता है। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब क्या? अगर हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला आया है V इज इक्वल टू आई आर, तो मेरे को एक बात बताइए, क्या मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि V अपॉन आई इज इक्वल टू आर? इस आई मल्टीप्लाई में मैंने डिवाइड में लिखाया। अब देखिए यहाँ आर ऊपर है, यहाँ आई नीचे है। जितने ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतने ही कम करंट होगा, जितना ज्यादा करंट बढ़ेगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। क्या यहाँ से कहा जा सकता है कि रेजिस्टेंस को बढ़ा के करंट कम किया जा सकता है? तो आप कहेंगे कि हाँ जी भैया ये तो कहा जा सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन मैं आपको कहूंगा, एक मेरे को बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं V अपॉन आई है, अगर यहाँ पर ये क्या है? R। ये क्या है? R। अगर मैं R को दोगुना करता हूं तो बताइए करंट या फिर पोटेंशियल डिफरेंस पर करंट पर क्या असर पड़ेगा? तो आप कहेंगे कि सर देखिए, अगर आप रेजिस्टेंस को दोगुना कर रहे हैं तो करंट को कम होना पड़ेगा। मैं कहूंगा नहीं होना पड़ेगा। देखिए अगर मैं इस कांस्टेंट R को मैं एक कांस्टेंट बना के लेके आया हूँ, तो ये कांस्टेंट इस I और इस V के वैल्यू पर डिपेंड नहीं करती है। ये जो R का वैल्यू होगा यहाँ पर, ये V और I से इंडिपेंडेंट होगी, यानी कि V और I पर हम डिपेंड नहीं कर सकते हैं। तो भैया आप ही अपने सवाल का जवाब दो ना कि अगर रेजिस्टेंस को जब दोगुना कर दूंगा तो इन दोनों पे क्या असर पड़ेगा? कुछ असर नहीं पड़ेगा। ये भी दो होगा, ये भी दो होगा, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये V अपॉन आई और ये R का R उतना ही रहेगा। समझ गया क्या? लेकिन मैं फिर आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि देखिए V अपॉन आई मैं अगर लिख रहा हूँ बराबर R के, अगर मैं इसको दोगुना करूंगा तो क्या होगा? अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को दोगुना करूंगा तो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस को दोगुना करूंगा, आई भी दोगुना होगा, ये भी फिक्स कर जाएगा। लेकिन R आई और V पर डिपेंड नहीं करेगा। लिख लीजिए लाल कलम से, अपना अंगूठा काटिए, उंगली काटिए, कॉपी पे लिख लीजिए कि ये जो V आई के वैल्यू के ऊपर R डिपेंड नहीं करेगा। V और I के वैल्यू के ऊपर R डिपेंड नहीं करेगा। बोलिए बात क्लियर है? आप कहेंगे कि हाँ जी क्लियर है। लेकिन अब आपसे एक सवाल, एग्जामिनर आपसे मजा कैसे लेगा? आइए एग्जामिनर कैसे मजा लेगा आपसे बात करते हैं। एग्जामिनर कैसे मजा लेगा आपसे बात करते हैं कि एग्जामिनर कैसे मजा लेगा। इधर देखिए एग्जामिनर कैसे मजा लेगा। जब हम सभी जानते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के, तो जब हम V और I के बीच में जब हम ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा? V और I के बीच में जब ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा? आप कहेंगे भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगा। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा, बताइए इसमें से कौन सा ग्राफ सही होगा? इसमें से कौन सा ग्राफ सही होगा? इसमें से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें कौन सा ग्राफ सही होगा? यहाँ V, ये I, ये V, ये I, ये V, ये I। आप कहेंगे कि भैया अभी तो आपने कहा कि जब V और I होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इन दोनों के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो स्ट्रेट लाइन ये भी है, स्ट्रेट लाइन ये भी है, स्ट्रेट लाइन ये भी है। बोलिए स्ट्रेट लाइन ये भी है, स्ट्रेट लाइन ये भी है, स्ट्रेट लाइन ये भी है, कौन सा सही होगा? तो मैं आपको बताऊंगा। एक बात बताइए, अगर सर्किट है, जैसे ही मैं बैटरी लगाऊंगा करंट फ्लो होने लगेगा। जैसे आप खुद सोचिए ना, खुद प्रैक्टिकली सोचिए, अगर मैं जैसे ही किसी भी सर्किट में करंट देता हूँ, करंट क्या बैटरी लगाता हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा एक बल्ब है,
इस बल्ब को मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक एंड से लगाया पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही बैटरी कनेक्ट करूंगा वैसे ही करंट फ्लो होने लगेगा। या ऐसा हुआ कि बैटरी लगा दूंगा, करंट बहुत देर बाद फ्लो होगा? नहीं होगा ना। जैसे ही बैटरी लगाऊंगा, जैसे ही वोल्टेज लगाऊंगा, वैसे ही करंट फ्लो होने लगेगा। तो मेरे को आप बात बताइए, यहाँ पर वोल्टेज पहले मैंने दे दिया है लेकिन करंट बाद में बढ़ना फ्लो हो रहा है, तो क्या ये वाला डायग्राम गलत है? यहाँ पर देखिए, करंट पहले ही इतना फ्लो हो चुका है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस बाद में बढ़ना शुरू हो रहा है, तो ये वाला डायग्राम भी गलत है। बोलिए भाई। तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा वैसे ही करंट भी बढ़ा, तो क्या ये वाला डायग्राम सही है? बोलिए बात क्लियर है? बोलिए बात क्लियर है? तो आप कहेंगे कि भैया हाँ जी क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ये वाला डायग्राम भी गलत, ये वाला डायग्राम भी गलत, इसलिए मैंने ये दोनों डायग्राम्स को मिटा दिया। अब बात करते हैं कि भैया एक मेरे को बात बताओ, हमने क्लास 9th में सीखा था कि जब भी किसी ग्राफ का हम स्लोप निकालते हैं, क्या निकालते हैं? स्लोप निकालते हैं। स्लोप का मतलब क्या? जब भी किसी ग्राफ का स्लोप निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं? निकालते हैं हाइट अपॉन में बेस। क्या निकालते हैं? जब भी किसी ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो क्या निकलता है हमें? हाइट अपॉन में बेस। अगर हमें इस ग्राफ का स्लोप निकालना होगा, मान लेते हैं कि हमें यहाँ पर स्लोप निकालना है, यहाँ पर स्लोप निकालना है, तो हाइट इसका क्या होगा? हाइट इसका क्या होगा? हाइट वाले एक्सिस पर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V। लेकिन बेस इसका क्या है? बेस इसका क्या है? I निकल के आएगा। यानी कि अगर हमारे पास एक फॉर्मूला है V = IR, अगर मैं यहाँ पर V अपॉन I कर देता हूँ, V अपॉन I हमारे पास स्लोप निकाल के क्या आ रहा है? स्लोप निकाल के आ रहा है V अपॉन I। तो जब भी स्लोप निकालेंगे हमारे पास क्या निकल के आएगा? तो आएगा रेजिस्टेंस निकल के आएगा, रेजिस्टेंस निकल के आएगा। अच्छा चलिए एक सवाल आपको देता हूँ, एक सवाल, 1 2 3, या फिर 2 को ही रखता हूँ, 2 को। एक स्लोप ये A है, ये B है, यहाँ पर हमने V लगाया, यहाँ पर हमने I लगाया। किस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा? स्लोप A या स्लोप B? किस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा? स्लोप A, स्लोप B? MCQ का सवाल है, तुरंत जवाब देना होता है। MCQ का सवाल है, तुरंत जवाब देना होता है। क्या कहा मैंने? MCQ का सवाल है, तुरंत जवाब देना होता है। अरे सुनिए तो, इधर देखिए, गलत कह रहा है। ये जो ब्लैक टी शर्ट वाला है ना, रोज दिमाग खराब करता है। ये ब्लैक टी शर्ट वाला, ये अपने तो पढ़ नहीं रहा है, मोबाइल ऑन करके छोड़ दिया है और समझ रहा है कि बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहा हूँ। कॉपी निकाल के पढ़ो। चलिए देखिए इधर देखिए क्या है कि स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब स्लैंट हाइट, जिसमें देखिए स्लोप किसका ज्यादा होगा। अगर इसको डायग्राम देख के समझना है तो इमेजिन कीजिए कि स्लोप, ये सरकने वाले झूले पे आप बैठे हैं। आप बताइए कि इस पर बैठेंगे तो आप ज़्यादा जल्दी सरकेंगे कि इस पर आप बैठेंगे तो ज़्यादा जल्दी सरकेंगे? आप कहेंगे कि भैया ए पर बैठूंगा तो ज़्यादा जल्दी सरकूंगा। तो यह V और I के बीच का स्लोप ज़्यादा किसका है? ए का कि बी का? स्लोप जिसका ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, स्लोप जिसका ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब क्या? यहाँ पर ए वाले का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, बी वाले का रेजिस्टेंस कम होगा। समझ गया क्या? लेकिन एग्जामिनर कैसे मजा लेगा? आइए देखिए, इधर ध्यान दीजिए, एग्जामिनर कैसे मजा लेगा। आपके सामने एक बनाया ये, एक बनाया ये, और एक दे देगा ये, एक दे देगा ये, एक दे देगा ये। यहाँ पर 3 आपको दे देगा A, B, C। लेकिन आपके मन में पहले ही से आ गया कि भैया A का स्लोप ज़्यादा है तो A का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। मैं थोड़ा सा गेम खेलता हूँ किसके तरह? एग्जामिनर की तरह। यहाँ पर हम लोग V और I का ग्राफ बना रहे थे, VI ग्राफ बना रहे थे। क्या बना रहे थे? VI। लेकिन यहाँ पर IV। क्या चीज़ें बिल्कुल पलट जाएंगी? क्या चीज़ें बिल्कुल पलट जाएंगी? यहाँ पर स्लोप ऑफ A ज़्यादा होगा, स्लोप ऑफ B से ज़्यादा होगा, स्लोप ऑफ C। लेकिन क्या रेजिस्टेंस बिल्कुल उल्टा होगा? क्या रेजिस्टेंस बिल्कुल उल्टा होगा? रेजिस्टेंस ऑफ C इज ग्रेट, मतलब सबसे ज़्यादा होगा, उससे थोड़ा सा कम रेजिस्टेंस होगा B का, उससे थोड़ा सा कम रेजिस्टेंस होगा C का। बोलिए बात क्लियर है? बोलिए बात क्लियर है? आई होप कि चीज़ें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास।